हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और उसी के लिए हमने दो वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करी है। पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एस्से कैसे लिखना है, बहुत सारी टिप्स होंगी, आपको कोड कैसे यूज़ करनी है एस्से में, वोकैब कैसे यूज़ करनी है, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद एक सेकेंड वीडियो भी आएगी जिसमें हम लेटर राइटिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपको एस्से कैसे लिखना चाहिए। स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, क्लर्क, क्लैट, केवीएस। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग एसएससी सीजीएल 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने यूपीएससी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 यूपीएससी एग्जाम में 664 रैंक आई है, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। देखो, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आपको 33% स्कोर करने ही है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आपका लेटर है और एस्से है। अगर आप मान लो आप टायर 1 में 100% स्कोर कर लेते हो, आपने कमाल कर दिया, तब भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में अगर मान लो आपके 30% आ जाते हैं तो आप टाइपिंग एग्जामिनेशन में नहीं बैठोगे। और सिर्फ यही नहीं कि 30% लाने हैं, आपको 33% लाने हैं, उसके आगे भी लाने हैं आपको, क्योंकि टायर 1 के मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव दोनों के मार्क्स जुड़ के फाइनल में मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर आएगा, जिस पे आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। सो होपफुली दिस इज क्लियर्ड। इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एस्से लिखते वक्त वोकैबुलरी कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि वहाँ पर अपनी वोकैबुलरी भी आपको शोकेस करनी है, आपको दिखाना है कि आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी है। मगर इस बात को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये लगे कि उनको नॉलेज है। देखिए, आपको ये नहीं करना। इसके दो रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, दूसरी बात इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या रखना है, यू हैव टू कीप इट सिंपल। मगर सिंपल में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि वेरी का इस्तेमाल कम किया करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ की अतिशोक्ति करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग सबसे पहले भागते हैं वेरी की तरफ। अगर आप कहना चाहते हो कि उस देश के लोग बहुत ही डरे हुए हैं, तो 90% लोग लिखते हैं द पीपल ऑफ दैट नेशन आर वेरी अफ्रेड, क्योंकि अफ्रेड थोड़ा कम लग रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ बहुत डरे हुए हैं, तो मैं वेरी लगा देता हूँ, चलो काम हो गया। ये आसान रास्ता है और एग्जामिनर ये चीज़ स्पॉट कर लेगा। यहीं पे आपको अपनी वोकैबुलरी दिखानी है। तो वेरी अफ्रेड की जगह आप बोल दीजिए टेरिफाइड। दिस शोज कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको वर्ड्स का ज्ञान है। टेरिफाइड कोई बहुत ही मुश्किल वर्ड भी नहीं है, मगर ऐसा वर्ड भी नहीं है जो इंडिया में, कम से कम जो इंडिया में हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर कोई गुस्सा है तो आप कहोगे एंग्री से मज़ा नहीं आ रहा, वेरी एंग्री लगा रहता हूँ। गलत, वेरी एंग्री मत लिखो, फ्यूरियस लिखो। ही वॉज फ्यूरियस या ही इज़ फ्यूरियस, जैसे भी आपको यूज़ करना है। वैसे ही बिग, बिग तो बिल्कुल मत लिखो। आप अब जिस लेवल पे आ गए हो, जिस तरीके का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर वेरी बिग, बिग ये कम लिखो। इसकी जगह आप लिख सकते हो इमेंस, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है। फिर फास्ट, फास्ट की जगह क्विक लिख सकते हो। पुअर, पुअर की जगह डेस्टिट्यूट लिखो ना, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसका मीनिंग भी थोड़ा ज़्यादा। आप अगर गरीबी को हाईलाइट करना चाहते हो तो डेस्टिट्यूट वहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड है। वैसे ही स्मॉल की जगह टाइनी यूज़ कर सकते हो। वेरी स्मॉल क्या होता है, टाइनी लिखो बस। अब यहाँ पर वेरी टेरिफाइड, वेरी फ्यूरियस मत लिखना स्टार्ट कर देना। मैं कह रहा हूँ वेरी यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप टेरिफाइड लिख देते हो तो वेरी की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही वीक का फीएबल लिख सकते हो आप। कोई चीज़ वैल्यूएबल है, आप कहना चाहते हो कि दैट डायमंड इज़ वेरी वैल्यूएबल, सीधा लिखो दैट डायमंड इज़ प्रीशियस। बात जो मीनिंग आप कहना चाहते हो वो कन्वे हो रहा है, और उसके साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी भी दिखा रहे हो। इसके साथ साथ एक और वर्ड है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है रियली।
मान लो आप किसी के बारे में लिखना चाहते हो कि उसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखो, द स्विमर रियली परफॉर्म्ड एडमायरेबली, तो काफ़ी प्रशंसा लायक उसकी परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर रियली की ज़रूरत नहीं है, मगर लोग लिख देते हैं, उनको लगता है कि मेरी जो बात है, मेरे जो इमोशंस हैं, उसको कन्वे करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगाना होगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये लिखिए, द स्विमर परफॉर्म्ड एडमायरेबली। ये सिंपल है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हैं और अच्छा दिखता है। और हाँ, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ऐसे वर्ड्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, ये इनको मैं मीडियम रेंज की डिफ़िकल्टी में रखूँगा। इनको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और वोकेबलरी आपको बिल्ड कैसे करनी है, उसके लिए स्टडी IQ में हमने वेरियस वीडियोस हमने अपलोड करी है, आप उनको देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलेगा। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सर कोट्स कैसे यूज़ करनी है? क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि एसेज में अगर कोट्स यूज़ करो तो ऐसे काफ़ी सुंदर दिखता है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। वेरियस UPSC टॉपर्स के अगर आप इंटरव्यू देखो तो वो कोट्स की बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले हमने कुछ कोट्स पढ़ ली थी, उसी से रिलेटेड कुछ अगर टॉपिक आ गया तो हमने वो कोट्स वहाँ पे यूज़ कर लिए, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगा और हमको अच्छे मार्क्स मिल गए। मगर आप कोट्स को इस्तेमाल कैसे करोगे? क्योंकि लोग अगर कोट्स को इस्तेमाल कैसे करना है उनको ये नहीं पता, तो वो गलत जगह गलत कोट को लिख देंगे और उससे पूरा ऐसे ख़राब भी हो सकता है। तो ये एक काफ़ी पोटेंट वेपन है, काफ़ी आपको मैं कहूँगा अच्छा औजार है। आप यूज़ कर सकते हो कोट को अपने ऐसे को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, मगर यूज़ करना कैसे ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पिछले साल ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में CHSL के जो ऐसे था उसमें टॉपिक था स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया कि ऐसे की शुरुआत कैसे करें। उनको ये पता है कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डेटा भी याद है, उनको गांधी जी से क्या रिलेशन है इसका ये भी याद है, सब उनके माइंड में था। मगर डर इस चीज़ का होता है कि शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर सबसे पहले आपके ऐसे की स्टार्टिंग पढ़ेगा और आप चाहते हो वो स्टार्टिंग परफेक्ट हो, ऐसी होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगे ठीक है इसको पता है ये क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर कोट्स आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही फेमस कोट है, सो लॉन्ग एज यू डू नॉट टेक द ब्रूम एंड द बकेट इन योर हैंड्स यू कैनॉट मेक योर टाउन्स एंड सिटीज क्लीन। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं कि जब तक झाड़ू और जो बाल्टी होती है खुद अपने हाथ में नहीं लोगे तो जो शहर है, टाउन है, वो साफ नहीं होंगे। मतलब कि जो सिटीजन्स होते हैं, हर एक सिटीजन की पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। ये नहीं कह रहे कि आप ये साफ करने की जो जिम्मेदारी है आप किसी और पर छोड़ सकते हो कि भैया ये म्यूनसिपालिटी करेगी या कोई और करेगा, सिटीजन्स को ये काम लेना होगा। तो बहुत अच्छी कोट है। आप यहाँ से शुरुआत करके आगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप लिख सकते हो और काफ़ी अच्छा ऐसे बन सकता है इससे। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। अब देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक का एग्जाम्पल दूंगा, विमेन एम्पावरमेंट। वेरियस एग्जाम्स में ऐसे का क्वेश्चन बन के ही आता है कि आप विमेन एम्पावरमेंट पे लिखिए। ऐसे ही बहुत सारे और टॉपिक हैं, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो आप कह सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे टॉपिक से रिलेटेड 2 कोटेशंस आपको याद रखनी है। 2 कोट तो बस मेमोराइज कर लो, और आपको सिर्फ कोट मेमोराइज नहीं करनी, आपको ये भी याद रखना है कि ये कोट है किसकी। अब जैसे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की कोट है, ऑल नेशंस हैव अटेन्ड ग्रेटनेस बाय पेइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट टू वुमेन, दैट कंट्री एंड दैट नेशन which does not respect women have never become great nor will ever be in future। तो यहाँ पर नारी के सम्मान के बारे में विवेकानंद जी ने लिखा है। अब इस कोट से मैं ऐसे की शुरुआत नहीं कर सकता, मगर बीच में कहीं ना कहीं मैं इस कोट को डाल ज़रूर सकता हूँ। और फिर एक ये भी है, अब ऐसी कोट है, इससे मैं ऐसे की शुरुआत भी कर सकता हूँ, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। क्योंकि एक बार एक वुमेन एजुकेशन उसको मिल गई तो वो शी विल मेक श्योर के उनके जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिलेगी, तो एक पूरी जनरेशन इससे एजुकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो इससे आप ऐसे की स्टार्टिंग भी कर सकते हो।
तो आपको ये देखना होगा कि के कोर्ट कहना क्या चाह रही है, कि आपके पास क्या इतना मटेरियल है कि कोर्ट के बाद आगे जो आपको लिखना है वो उसी लाइन में हो, उसी सेंटिमेंट को आगे कैरी कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कोर्ट को यूज़ कर सकते हो, मगर यूज़ करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं एक छोटी वीडियो में आपको पूरा तो स्पून फीड नहीं कर सकता। ये आपको अगर जानना है तो बहुत सारे एसेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, उनको पढ़िए, वहाँ पे कोड ज़रूर यूज़ करते हैं। आप देखिए उन्होंने कहाँ पर यूज़ करी है कोड। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक एसे में कितनी कोड्स यूज़ कर सकते हो आप। देखो मैं आपको एडवाइस करूँगा CHSL एग्ज़ाम के लिए एक कोड काफ़ी है, एक से ज़्यादा कोड यूज़ मत करना। 2 कोड याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कभी एक भूल गए तो दूसरी यूज़ कर सकते हो, या फिर जिस तरीके का आपको ऐसे लिखने का मन कर रहा है उसमें जो आपको सूट करती है वो कोड आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किन लोगों को आप कोट करोगे, किन लोगों की कोट आप इस्तेमाल करोगे। तो इसमें कोशिश करो कि जो लोग बदनामी कमा चुके हैं इतिहास में उनकी कोट ना यूज़ की जाए। जो आजकल बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी कोट कोशिश करिए कि ना यूज़ हो। सबसे बढ़िया रहता है कि जो फेमस वर्ल्ड लीडर्स रह चुके हैं, जिनका बहुत सम्मान होता है, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की आप ले सकते हैं कोट, और फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, एब्राहम लिंकन, इनकी आप कोट ले सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किन को कोट करेंगे। फिर उसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स होने चाहिए। जो बॉडी होगी ऐसे की, जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद जो बीच का जो मैटर लिखूंगा मैं, उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, कंक्लूजन में कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा ये बात कि आपको कैसे लिखना है। ये इंट्रोडक्शन में 35 से 40 वर्ड से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। और याद रखिएगा, देखो कई बार क्या होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में ना, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। अचानक से मान लो कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको पता नहीं कि लिखूं क्या। अपने आप को ये बात बता देना कॉन्फिडेंस के लिए कि एक बार मैंने 30 से 40 वर्ड्स का अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख लिया ना, तो उसके बाद मैं आराम से एक अच्छी बॉडी भी लिख लूँगा। और ये कई स्टूडेंट्स ने महसूस किया है कि एक बार आप अच्छी शुरुआत कर लो, उसके बाद नेचुरली एक फ्लो बन जाता है और आप बाकी का मैटर भी अच्छे तरीके से आप लिख लेते हो। तो 35 से लेकर 40 वर्ड्स तक इंट्रोडक्शन रखो, उसके बाद 150 से 160 वर्ड्स तक की बॉडी होनी चाहिए आपकी, और कंक्लूजन 45 से 50 वर्ड्स का रखो। इससे बढ़िया तरीके से आप डिवीजन नहीं कर सकते। और इंट्रोडक्शन ज़रा बड़ा मत रखो, बॉडी ज़रा छोटी मत रखो। दिस इज़ द परफेक्ट वे टू राइट एन एसे। अब ये लिस्ट है हॉट टॉपिक्स की जिनसे रिलेटेड आपके SSC CHSL डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में जो ऐसे आएगा वो इनसे रिलेटेड दूर से कुछ रिलेशन में आ सकता है या डायरेक्टली इनसे भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनमें से आप अगर कोई टॉपिक आ गया तो आप उसको टैकल कैसे करोगे, आप उसके बारे में लिखोगे कैसे। अब मान लो डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बारे में पूछ लिया, तो पहले तो आप ये बताओगे इंट्रोडक्शन में कि हुआ क्या था, अचानक से देश में सरकार ने क्या डिसीजन लिया। उसके बाद आप ये बताओगे कि सरकार की इंटेंशन क्या थी, सरकार करना क्या चाहती थी। तो वहाँ पर आप कैशलेस इकोनॉमी का जिक्र करोगे, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। कैशलेस इकोनॉमी का पूछ सकते हैं, लिखो कैशलेस इकोनॉमी पे लिखो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहली बात तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली कौन कौन से देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है स्वीडन का, ठीक है। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन देश है, तो ये एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि वहाँ पे वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि कैशलेस इकोनॉमी में मैं एक कोड कहाँ से डालूंगा। सर कैशलेस इकोनॉमी पे तो कोई कोड मिलेगी नहीं, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर आपको यहाँ पर कोई कोड नहीं मिलती, जो मिलना मुश्किल भी है, तो आप क्या करिए, किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोड अपने जो नैरेटिव है जो आपका, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हो कि कैशलेस इकोनॉमी से क्या होगा, सरकार को टैक्स कलेक्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि जब कैशलेस इकोनॉमी होगी तो सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही है, आप
टैक्स से बच नहीं सकते, सब कुछ सरकार की नज़र के सामने होगा, सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आएगा तो उससे सब्सिडी सरकार गरीबों को ज़्यादा दे पाएगी, उससे गरीबी मिटेगी। तो गरीबी मिटाना कितना इंपॉर्टेंट है एक नेशन की प्रोग्रेस के लिए, उससे रिलेटेड कोई कोड डाल लो। इट इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अपना एक जजमेंट लेनी होगी आपको टॉपिक के हिसाब से, जो आप लिखना चाहते हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस सब के हिसाब से। खैर, मैं आपको ये तो कहूँगा कि इन सब टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंटरनेट पर पढ़ लो। अब आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो? आप सीधा इन सारे टॉपिक्स को आप इसरोज अचीवमेंट्स है, ठीक है, तो आप इसरो के बारे में विकीपीडिया पे जाके पढ़ लो। आप थोड़ा सा आप वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसरो का इतिहास के बारे में पढ़िए आप, ठीक है। विक्रम साराभाई कौन थे उनके बारे में पढ़िए। विक्रम साराभाई की इतनी सारी कोर्स मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। इसरो के बारे में, इसरो क्यों बनाया गया था, उसका मोटिव क्या है, इसके बारे में वो आप ऐड कर सकते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करिए। और उसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़िए। अब स्टडी IQ में हम रोज़ाना, अब हमने PIB का एनालिसिस भी शुरू कर दिया है। PIB का जो एनालिसिस है वो आपको वेरियस एग्ज़ाम से मदद करेगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम जो है वो एक टॉपिक बन के आ जाए आपके SSC CHSL एग्ज़ाम के एस्से पार्ट में। तो वो आएगा तो क्या करोगे? वहाँ पर तो आप क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो वो आपको पता हो, उसके लिए हमारा हिंदू डिस्कशन आता है स्टडी IQ, वो भी आप सुन सकते हैं। और PIB का डिस्कशन है वो भी आप सुन सकते हैं। उसके अलावा अखबार खुद भी पढ़िए, आपको उससे भी ज्ञान मिलेगा। आप वहाँ पर देखेंगे कि राइटर्स ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा कैसे है। उनको बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश होती है, मगर वहाँ पे जो क्रक्स है वो समझने की कोशिश करना कि इन्होंने जो बात है वो बताई कैसे है, ठीक है। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक समझ सकते हो। अब जरा यूनियन बजट ऑफ इंडिया है, इंडियन बजट, इसके बारे में पढ़ लो विकीपीडिया पे। कौन से आर्टिकल के अंडर यूनियन बजट बनाया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या रही है, अभी इस बार के यूनियन बजट पे क्या खास बात थी। तो ये इस सब के बारे में आपको कुछ प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप एक प्रॉपर एसे लिख पाएंगे। फिर देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादा इनफॉर्मल मत रहो। पहली बात तो लोग जब लिखते हैं एसेस में, जब उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, थोड़ा डर होता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना लिख दूं, थोड़ा मैं फिर आराम से लिख देता हूँ, कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, थिंग्स, स्टफ। तो जैसे अगर मान लो उसको लिखना है कि द आर्टिकल डिस्कस्ड समथिंग, कुछ भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरैक्टिव डिज़ाइन, उसको पता नहीं है कि ये क्या है, तो उसको छुपाने के लिए कई लोग लिख देते हैं द आर्टिकल सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टफ। ये बिल्कुल मत लिखो। अगर यहाँ पर बात आ रही है कि आपको ये भी याद नहीं है कि आपको लिखना क्या है यहाँ पर, तो एक बार को ये चीज़ ना लिखो तो अच्छा है, ठीक है। कुछ और किसी और तरफ ले जाओ ऐसे को, वहाँ पे फिर भी आप बच जाओगे। ये चीज़ जो है ये बहुत नंबर कटवा लेगी आपके। सो मेक श्योर टू बी स्पेसिफिक, जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोलो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आप ये लिखना चाहते हो कि कैशलेस इकोनॉमी पर एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च ने बताया कि कैशलेस इकोनॉमी करप्शन को कम करती है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि आई बिलीव द रिसर्च हैज़ अ ग्रेट पॉइंट। नहीं, आप सीधा सीधा लिखो द रिसर्च हैज़ अ ग्रेट पॉइंट हेयर, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक रिसर्च हुई है, आप साइड कर रहे हो उस रिसर्च को, आप ये भी बता रहे हो कि मेरे पॉइंट को ये प्रूव करती है, तो आप सीधा सीधा लिखो ना द रिसर्च हैज़ अ ग्रेट पॉइंट। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, आई बिलीव, नहीं। तो मेक श्योर कि आपकी राइटिंग में कॉन्फिडेंस दिखे और आप बिल्कुल स्पेसिफिक जो आपको लिखना है वही लिखें और इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करें। अब देखो, घर में आपको एक चीज़ तो ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस बहुत करनी है एग्ज़ाम से पहले एसे की। तो एसे की प्रैक्टिस में आप एक बात ध्यान रखो, एसे आपने पूरा लिख लिया, आपने कंक्लूजन लिख लिया। अच्छा, कंक्लूजन में ये ध्यान रखना कि 2 से 3 लाइन जो हैं उसमें आप कुछ सॉल्यूशन दे रहे हो प्रॉब्लम का। अब मान लो आप कुछ ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो जिसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, मान लो कैशलेस इकोनॉमी है, एक आइडिया ही है, उसमें आप सॉल्यूशन क्या निकालोगे? ये तो एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, एक आइडिया है।
तो कैशलेस इकोनॉमी के बारे में आप जो कंक्लूजन दे रहे हो ना, आप ये लिख लो कि आपका ओपिनियन क्या है उसके बारे में, कि इन दी एंड कैशलेस इकोनॉमी क्या इंडिया में वायबल है। अब स्वीडन की हम बात कर रहे थे, स्वीडन में कैशलेस इकोनॉमी वहाँ पर वो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उस आइडिया को, मगर स्वीडन की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम, करीब 10 मिलियन के आसपास है। तो इतनी कम पॉपुलेशन उन लोगों की, हमारे यहाँ 130 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो ये तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये चीज़ फीएसेबल है या नहीं है, ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके अलावा आप ये ध्यान रखो, ऐसे आपने जब कंप्लीट कर लिया तो एक बार प्रूफ रीड कर लो उसको, मतलब कि ध्यान रखो कि ग्रामर ठीक है या नहीं, पंचुएशन ठीक है या नहीं, सारी स्पेलिंग्स ठीक है या नहीं। और उसके बाद अगर आप घर में लिख रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो किसी दोस्त से चेक भी करवा लो अगर पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल तो अपनी ग्रामर चेक कर लो, पंचुएशन चेक कर लो। आप कहोगे मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है कि मैं चेक करने लायक हूँ, ऐसा भी नहीं होता। कम से कम कुछ मिस्टेक्स तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। और ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं। प्रैक्टिस करो लिखने की अलग से, और किताबें पढ़ो, और न्यूज़पेपर रीडिंग करो। न्यूज़पेपर जितनी रीड करोगे उतनी आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। तो ओवरऑल ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें एक आदमी सीखता है कि एक अच्छा ऐसे वो कैसे लिख सके। मगर मैंने आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक है तो उसमें किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। ऐसी ही एक वीडियो मैं लेटर राइटिंग पे लेकर आऊँगा कल या द डे आफ्टर टुमारो, और उम्मीद करता हूँ आप दोनों वीडियोस को लाइक करेंगे। धन्यवाद। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।